हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। इस वीडियो में नागरिक शास्त्र की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आपका जो लघु उत्तरीय फर्स्ट होता है ये वाला क्वेश्चन और लघु उत्तरीय सेकेंड, पूरा महामैराथन करने वाले हैं। पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे अनसॉल्व पेपर के जरिए सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, साथ में आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो बस आप थोड़ा सा इसे वॉच कर लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपको यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है और इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन में है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई और उसकी विशेषता के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में हेडिंग बना लेना है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना और इसकी विशेषता और इसके बारे में लिखना है। तो पहले इसकी स्थापना की बात करें तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 4 जून 1959 को जो है माना जाता है। 4 जून 1959 को। आपको बता दें कि यहाँ से बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सी राजगोपालाचारी द्वारा जो है किया गया था। तो यहाँ पे दो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है इसकी विशेषता के बारे में आप लिखेंगे। तो विशेषता में यहाँ पे 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे यह समाजवाद और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के विरोध में थी। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, यह समाजवाद और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के विरोध में यानी स्वतंत्र पार्टी थी, पहला पॉइंट। दूसरा है निजी उद्यम स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद का समर्थन करती थी। निजी उद्यम का मतलब जैसे खुद का अपना व्यवसाय कर रहे हैं आप, खुद का अपना जो है कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो है। और स्वतंत्र व्यापार का करने का मतलब ये कि आपने स्वतंत्र होकर व्यापार करिए, आपका कोई रोक टोक नहीं है। पूंजीवाद का समर्थन यानी जो है यहाँ पे पूंजीवाद का समर्थन करती थी। जो भी पूंजीपति होते थे, जो भी प्राइवेट सेक्टर से संबंधित होते उसका जो है समर्थन करती थी। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया और यह भूमि सुधार और राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थी। तो जो भूमि सुधार था और जो राष्ट्रीयकरण होता था उसके खिलाफ थी। तो उसके बारे में आप 2-4 पॉइंट जो है आप यहाँ पे अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि स्वतंत्र पार्टी जो है क्या चाहती थी। तो पहला ये कि समाजवाद और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करती थी, यानी कोई भी संसाधन हो समाज में पूरी तरह से मिले, समाज में सबको बराबर हक मिले, ये इसके विरोध करती थी, पहला पॉइंट। दूसरा स्वतंत्र रूप से व्यापार करना, निजी उद्यम यानी खुद का व्यवसाय बिजनेस करना, पूंजीवाद का ये सब समर्थन करती थी ये पार्टी। ठीक है, आगे इसमें कि कांग्रेस की जो नीति होती थी उसका जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया था और ये भूमि सुधार और जो राष्ट्रीयकरण थे इसके ये खिलाफ था। ठीक है, तो ये पार्टी के बारे में आप ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है और नेहरू और भारत की विदेशी नीति के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, हेडिंग बना लेंगे और यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि किसी भी सैन्य शक्ति में शामिल ना होकर उससे बाहर रहना। ठीक है, उससे बाहर रहना गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। इसमें पंचशील सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित विदेशी नीति अपनाई गई थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित कर और शीत युद्ध के किसी भी गुट में समर्थन न करने की नीति अपनाई थी। तो नेहरू जी की जो भारत की विदेशी नीति थी उसके बारे में आपको बताना है कि नेहरू जी जो है विदेशी नीति के बारे में क्या सोचते थे। तो यहाँ पे ले सकते हैं, इसे आप समझ गए हैं, अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे कि जो शीत युद्ध था यानी कोल्ड वार था, कोल्ड वार में कोई भी उसमें हथियार नहीं चलाए गए थे, कोई भी उसमें जो है गोली बारूद नहीं चलाए गए थे, बस बातों बातों में जो है वो युद्ध हुआ था, इसलिए इसे कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। तो कोल्ड वार किसी भी गुट में समर्थन ना करते हुए ऐसी उन्होंने नीति बनाई कि हम साथ नहीं रहेंगे लेकिन ऐसा उनको लगेगा कि हम उनके साथ हैं, इस प्रकार से उन्होंने विदेशी नीति अपनाई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है जम्मू और कश्मीर में अशांति के कारण और समाधान बताइए। जम्मू कश्मीर में अशांति है, वहाँ पे आतंकवाद के खतरे होते रहते हैं, हमेशा जो है पाकिस्तान की तरफ से अटैक होते रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा शांति जो है अशांति का कारण माना जाता है। उसका समाधान क्या है इसके बारे में बताना है। तो ये आपका हेडिंग बन जाएगा और इसके बारे में पहले अशांति के कारण लिखेंगे। तो उसमें अलगाववादी की जो ताकतें हैं और आतंकवाद, कुछ लोग मानते हैं कि जो है उनका अपना अलग एक साम्राज्य होना चाहिए, अपना अलग एक जो है
है समुदाय होना चाहिए, अपना एक अलग देश होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पे अलगाववादी जो ताकतें हैं वो इसका जो है अशांति का कारण बनती हैं। दूसरा है आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इसके बाद जो है धारा 370 हटाने के बाद उत्पन्न जो राजनीतिक स्थिरता है ये भी इसका कारण माना जाता है वहाँ पे। ठीक है, आगे इसमें समाधान क्या लिख सकते हैं, तो समाधान में लिखेंगे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जिससे लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो वहाँ पे कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी जिससे अशांति पैदा हो। ठीक है, इसके बाद शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करना, सबको शिक्षा का हक मिले, सबको शिक्षा बेहतर मिले, इसके लिए जो है कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना और संवाद को बढ़ावा देना। संवाद का मतलब ये होता है कि उनसे बातचीत करना, जो भी उसमें समस्या है उसका समाधान करना। इस प्रकार से करने से जो है जो भी अशांति पैदा होती है वो खत्म की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई और उसका उद्देश्य क्या था, कब की गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो ये बहुविकल्प में पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को। अब इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला उद्देश्य लिखेंगे कि जो है वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। यानी इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी जो संघ बना, जो यूनिटी बना, ये इसका उद्देश्य यह था कि वैश्विक शांति मतलब विश्व स्तर पर शांति बने रहे। जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी अन्य घटनाएं भविष्य में ना घटे, इसके लिए वैश्विक शांति बनाए रखना और किसी भी देश को कोई भी शोषण न कर सके उसके लिए सुरक्षा बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य माना जाता है। अगला है मानव अधिकारों। मानव अधिकारों का मतलब है कि जो मानव का अधिकार है, जो आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ावा देना। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे विकासशील देशों की सहायता करना। जो विकसित देश हैं, जो विकसित देश है, जो डेवलप कर चुके हैं, उनको ये जो है काम करना चाहिए कि जो अभी विकासशील देश हैं उनको मदद करना, उनको सहायता प्रदान करना। तो ये कुछ ऐसी यहाँ पे विशेषताएं हैं, इसके उद्देश्य हैं, आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल की घोषणा क्यों की गई और उसके पीछे कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या था। तो यहाँ पे पहले घोषणा के बारे में लिखेंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि आपातकाल की घोषणा कब की थी, तो यहाँ 25 जून 1975 को ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसके कारण के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया जाना, ये पहला कारण माना जाता है। और दूसरा है देश में राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक स्थिरता का मतलब ये है कि जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, जगह जगह पे धरना किया जा रहा था, जिसके कारण आपातकाल लगानी पड़ी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसका प्रभाव देखिए। प्रभाव में बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे नागरिक स्वतंत्र रूप से जो है उस पर जो नागरिकों को स्वतंत्रता आज़ादी थी उस पर रोक लगा दी गई। और फिर प्रेस की जो आज़ादी थी उसको ख़त्म कर दिया गया और विपक्षी जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया और 1977 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। तो इस प्रकार से ये जो है प्रभाव देखने को मिला। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि आसियान की स्थापना कब की गई और उसका जो है सदस्य जो कुछ देश हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो आसियान की जो स्थापना है ये 8 अगस्त 1967 को की गई और इसकी जो कुछ जो है सदस्य देश में देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ऐसे कुछ यहाँ पे जो देश हैं इनके बारे में आप ले सकते हैं। 2-3 देशों 4 देशों के बारे में पूछ सकता है कि तो आप यहाँ पे ले सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। आगे है इसकी समस्या के बारे में, तो यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, तो उग्रवाद और अलगाववादी आंदोलन ये प्रमुख समस्या मानी जाती है। और कुछ ऐसे बुनियादी ढांचे हैं, बुनियादी ढांचों का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो पूरा नहीं हो पाती हैं, उसकी कमी देखने को मिलती है। इसके बाद इसका समाधान लिखेंगे, तो यहाँ पे बुनियादी ढांचे, परिवहन सुविधाओं का विकास। अब बुनियादी जो ढांचे हैं इसका मतलब कि जो आधारभूत सिद्धांत हैं या फिर आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा होना चाहिए और फिर जो परिवहन साधन है उनका विकास करना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके। आगे है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
हरित क्रांति बनाम श्वेत क्रांति के बारे में आपसे पूछ सकता है। हरित क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, तो आप इसमें लिखेंगे। पहले देखिए हरित क्रांति के बारे में, तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि, मुख्यतः गेहूं और चावल, ये हरित क्रांति में संबंधित है इससे। श्वेत क्रांति की बात करें तो उसमें दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो हरित क्रांति में उसमें खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया गया था, जिसमें गेहूं और चावल मुख्य माना जाता है। और वहीं श्वेत क्रांति के बारे में बात करें तो उसमें दुग्ध उत्पादन, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे पॉइंट और लिख सकते हैं कि हरित क्रांति कृषि उत्पादन से जुड़ी थी, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और डेयरी से संबंधित थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान में जो संबंध है, उसमें संबंधों में जो बदलाव है उनके बारे में बतानी है। तो 2019 में पुलवामा हमले के बाद जो है तनाव ज़्यादा बढ़ गया था, और इसके बाद अनुच्छेद 370 धारा हटाने के कारण पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। और इसके बाद हाल ही में व्यापार और राजनयिक संबंधों को बहाल करने की कोशिश की जा रही थी। तो कुछ ये जो है वर्तमान में कुछ ऐसे संबंध हैं जो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। वहीं बात करें, क्वेश्चन नंबर 10वां है, वैश्वीकरण और भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले आप वैश्वीकरण के बारे में समझ सकते हैं। जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, बाजार, संस्कृति आपस में जुड़ती हैं तो उसे वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए, जैसे चीन है तो चीन की वस्तु सिर्फ भारत में ही नहीं बिकती है, बल्कि दुनिया के कई सारे देशों में बिकती है। तो जब दुनिया के कई सारे देशों में कोई बाजार हो, कोई संस्कृति हो, या कोई भी अर्थव्यवस्थाएं से संबंधित चीज़ें अगर फैलती हैं तो उसे वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। अब भारत में क्या इसका प्रभाव है, आइए देखते हैं। भारत में तो जो आईटी सेक्टर है और सेवा क्षेत्र में विकास हो रहा है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर बोलते हैं इसको, इसकी सेवा क्षेत्र में विकास हो रहा है। और विदेशी जो निवेश है इसमें वृद्धि हो रही है। विदेशी निवेश का मतलब ये होता है कि कोई भी बाहरी देश अगर भारत में पैसा लगाता है, भारत में कोई कंपनी स्थापित करता है, तो विदेशी निवेश के माध्यम से जाना जाता है। इसके बाद परंपरागत उद्योगों पर बहुत दबाव, जो हमारी परंपरागत उद्योग हैं उस पर दबाव पड़ता है। और कहने का मतलब है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो हाथ से काम किए जाते हैं, जब नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती हैं तो जो भी लोग हाथ से काम करते हैं वो काम अब मशीनों से होने लगता है। तो ये परंपरागत उद्योग में बदलाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, फिर इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हेडिंग बना लेंगे, वैश्विक पर्यावरण की समस्याओं के 4 कारण बताना है। तो जो वैश्विक पर्यावरण है, इस समस्याओं के 4 कारण बताना है। तो देखिए, पहला वायु प्रदूषण। ठीक है, पहला वायु प्रदूषण में लिखेंगे, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि विश्व स्तर पर तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ऐसे ही अगर जो गाड़ी से, जो उद्योगों से निकलने वाले धुएं हैं, अगर लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो पृथ्वी पर ताप बढ़ता रहेगा, और पृथ्वी पर ताप बढ़ता रहेगा तो इससे बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें वनों की कटाई। वनों की कटाई का मतलब क्या है, तो वनों की कटाई में इसमें मतलब ये है कि पेड़ काटने से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को नुकसान होता है। तो ये पॉइंट सिंपल है, लिख सकते हैं। आगे है तीसरा पॉइंट, प्लास्टिक और कचरा प्रदूषण। प्लास्टिक और कचरा प्रदूषण का मतलब ये है कि समुद्रों और नदियों में प्लास्टिक कचरे से जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है, और फिर उसके आगे फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं चौथे पॉइंट में बात करें तो यहाँ पे ले सकते हैं कि जो ईंधन की अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जलाने से कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा बढ़ता है और उससे आगे दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो वैश्विक पर्यावरण से संबंधित हैं, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, भारत और चीन के विवाद के 4 कारण बताइए। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके लघुत्तरीय फर्स्ट में और सेकंड में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके विस्तृत में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर लॉन्ग में आएगा तो कैसे इसे लिखेंगे। देखिए, भारत और चीन के बीच विवाद का कारण पूछा है, तो यहाँ पे छोटा सा आप जो है एक यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। अगर आप मैपिंग कर देंगे तो आपको बेहतरीन पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो है ऊपर यहाँ पे चीन है, ठीक है,
और यहाँ पे जो है ये आपका पोर्शन लद्दाख, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से इसके केंद्र शासित प्रदेश जो मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, तो ये भारत की सीमा साझा करते हैं, मतलब कि भारत के जो राज्य हैं वो चाइना से सीमा साझा करते हैं। और इसके बाद जो है इसके क्या विवाद हैं इसको आप समझना है। ठीक है, तो देखिए पहला है सीमा विवाद। सीमा विवाद में इसमें लिखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में नियंत्रण रेखा LAC लेकर मतभेद रहता है। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा, सीमा विवाद लेकर हमेशा झड़प होती रहती है। दूसरा पॉइंट है डोकलाम और गलवान संघर्ष। डोकलाम तनाव के बारे में बात करें तो सैन्य टकराव और सीमा तनाव को लेकर ज़्यादा विवाद होता रहता है। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा मैपिंग आती है तो आप जो है यहाँ पे समझ जाएंगे कि जो है किस प्रकार से यहाँ पे डोकलाम और जो है अक्साई चीन या फिर जो है अन्य क्षेत्रों में यहाँ पे वो जो है विवाद होते रहते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको थोड़ा सा महसूस कराऊँ तो देखिए ये यहाँ पे जो है ये अक्साई चीन है। ठीक है, ये अक्साई चीन है जो चाइना ने जो है 1962 के युद्ध में ये जो है कब्जा कर लिया था। और यहाँ पे देखिए भूटान देश पड़ेगा। ठीक है, भूटान देश पड़ेगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे छोटा सा एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे उसी पहाड़ी को डोकलाम पठार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इसी जो भूटान है और यहाँ पे चाइना है, इस सीमा को विवाद को लेकर ये जो है विवाद होते रहते हैं। तो इस प्रकार से फिगर में बना देंगे और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे तो पूरा बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए चीन का पाकिस्तान से समर्थन। जो चीन का है वो पाकिस्तान का समर्थन करता है और चीन पाकिस्तान की आर्थिक जो सैन्य मदद है वो प्रदान करता है। तो ये भी एक प्रकार से भारत के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। व्यापार असंतुलन की बात करें उसमें भारत चीन से ज़्यादा आयात करता है, मतलब भारत क्या करता है ज़्यादा सामान खरीदता है किससे, चाइना से। और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है क्योंकि जो सामान खरीदते हैं वो कहीं न कहीं जितना बेचते हैं भारत के लोग, मतलब भारत के जितना बेचते हैं चाइना को उससे कई गुना ज़्यादा चाइना से खरीद लेते हैं। तो संतुलन जो है नहीं बन पाता है, ये असंतुलन पैदा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं कि अगर 1000 रुपये का सामान जो है भारत ने खरीदा तो सिर्फ 10 रुपये का सामान चाइना को बेचते हैं। तो इस प्रकार से आप अंतर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसके बारे में ऐसे ही लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण क्या हैं। यानी चीनी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ से ग्रो कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए उद्योगों का तेज़ से विकास, ये पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे। चीन ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ाया है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश का मतलब इसमें ये है कि सस्ते श्रमिक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से विदेशी कंपनियों ने निवेश किए हैं। विदेशी निवेश का मतलब ये होता है कि जब विदेशी कंपनियां आके वहाँ पे निवेश करेंगी तो उससे बहुत सारी कंपनियां स्थापित होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग विकास करेंगे, देश विकास करेगा। ठीक है, सिंपल है। आगे है निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है बन रहा है निर्यात में, क्योंकि भारत में ही नहीं दुनिया के कई सारे देशों में चीन जो है निर्यात करता है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं सुधार, सरकारी सुधार। सरकारी सुधार का मतलब ये कि चीन ने 1978 में आर्थिक उदारीकरण किया और उसके बाद नए क्षेत्र को बढ़ावा दिया। यानी यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है प्राइवेट सेक्टर से संबंधित है और अपना अपना सब लोग व्यवसाय बिजनेस करते हैं, जिससे चीन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे साझी संपदा संसाधन। साझी संपदा संसाधन का मतलब ये है वे प्राकृतिक संसाधन जो कई लोगों द्वारा साझा किया जाता है और जिनका सभी को उपयोग करने का अधिकार होता है, उसे साझी संपदा संसाधन कहा जाता है। जैसे के तौर पे एक जंगल होता है, गांव के लोग द्वारा लकड़ी चारा के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। तालाब होता है, झील होता है, सामूहिक रूप से मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, पानी का उपयोग आदि जो है वहाँ पे चीज़ें करते हैं। तो इस प्रकार से ले सकते हैं कि ये साझी संपदा वो होता है जो कोई भी संसाधन हो वो पूरे समाज का उस पर हक बनता हो, समाज के लोग उसका उपयोग करते हैं, तो उसे साझी संपदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो 1947 में 562 रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, जिसमें कुछ प्रसिद्ध ऐसे थे, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल को भारतीय संघ में शामिल करने का महत्वपूर्ण भूमिका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है देशी रियासतों को मिलाने में, भारत में विलय करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया था।
ठीक है। तो देखिए, लौह पुरुष कहे जाने वाले पटेल ने सैन्य और कूटनीति रणनीति अपनाई, जिससे देशी रियासतों को भारत में विलय कर पाए। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS को बनाए रखने में योगदान जो है इनका होता है। तो इस प्रकार से इनके बारे में आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत विदेशी नीति की मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत की जो विदेशी नीति है इसके उद्देश्य के बारे में बताना है। तो पहला है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या, किसी भी गुट में किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा न रहना गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत का मतलब यह है कि इसमें शांति और संप्रभुता को सम्मान करना, और 5 सिद्धांत इसमें बताए गए थे जो भारत और चाइना के बीच में तय किए गए थे, ठीक है। अगला है वैश्विक सहयोग। वैश्विक सहयोग का मतलब संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के माध्यम से विकास कार्य में भाग लेना, ये वैश्विक सहयोग है। यानी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, उनके माध्यम से उनके विकास कार्यों में भाग लेना, ये वैश्विक सहयोग के माध्यम से जाना जाता है। यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो है पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए भारत ने सार्क, ब्रिक्स और जो है बिम्स्टेक जैसे संगठनों में भाग लिया है, ताकि जो है अच्छे संबंध पड़ोसियों से बना रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ताड़ी विरोध आंदोलन क्या है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी के समर्थन में शुरू किया गया था। ताड़ी यानी शराब का सेवन रोकने के लिए महिलाओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। आगे है, गांधी जी ने इसे सामाजिक सुधार का हिस्सा बताया है। इसे शराब की बिक्री में कमी आई और समाज में नैतिकता का बढ़ावा मिला। तो सिंपल भाषा में ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे है, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है विश्व राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए बात करते हैं क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, अमेरिका बना सुपर पावर। अमेरिका ऐसा सुपर पावर बना जिसमें शीत युद्ध समाप्त हो गया और अमेरिका प्रभाव बढ़ गया। यानी एक ध्रुवीय में सबसे बड़ा ध्रुवीय बना अमेरिका। पहले 2 ध्रुवीय थे। 2 ध्रुवीय का मतलब पहले एक ध्रुवीय आपका USSR यानी संयुक्त जो है सोवियत संघ, और दूसरा था आपका सोवियत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। जब इसका विघटन हो जाता है तो एक ध्रुवीय बचता है जिसका नाम था अमेरिका। तो अमेरिका बना जो है सुपर पावर। इसके बाद जो है शीत युद्ध जब समाप्त हो गया तो इसके बाद जो है अमेरिका एक बहुत बड़ा शक्ति बनकर उभरता है। नए राष्ट्र जो है इसमें बनते हैं, नए स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं, नए देश बनते हैं। रूस सहित कुल नए 15 देश अस्तित्व में आते हैं, जिसमें लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, ऐसे बहुत सारे देश इसमें आते हैं, नए बनते हैं। इसके बाद वैश्विक जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। इसका मतलब होता है कि विश्व स्तर पर जो है पूंजी अर्थव्यवस्था को विस्तार किया गया और पूंजीवाद जो है बढ़ावा दिया गया। यानी सब लोग जो है अपना व्यवसाय करें, बिजनेस करें और अपने आप में एक ऐसा सक्षम इंसान बने जिससे खुद का व्यवसाय खड़ा कर सकें। इसके बाद चौथा पॉइंट है, नाटो और UN की भूमिका बढ़ी, जिसमें वैश्विक शांति के लिए पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ा। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र जो है भूमिका क्या निभा रहा है। तो उसमें देखिए, अमेरिका के वर्चस्व को संतुलन करने के लिए UN ने शांति प्रयास को बढ़ाया था। यूनियन यानी जो है यूनियन नेशन जो थे उनके बारे में यहाँ बात कही जा रही कि जो अमेरिका है, अमेरिका के वर्चस्व को संतुलित करने के लिए UN ने शांति बनाए जो है प्रयास किया था। आगे है, विशाल जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के हित की रक्षा की जाए ताकि जो है सभी देश आपस में समानता का भाव उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है, पर्यावरण, गरीबी, मानवाधिकार को काम लिया जाए ताकि जो है उनके लिए जो बहुत सारे गरीब देश हैं, खासकर जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे गरीब देश हैं, उनको मदद किया जाए। इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ मुद्दों पर बात किया जाए, जिससे पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंट है, दूषित जो हो रहा है, उसको जो है उसका समस्या का समाधान किया जाए। हालांकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने कई बार UN के फैसलों को नज़रअंदाज किया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक ध्रुवीय में सबसे बड़ी जो ध्रुवीय है वह बचा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि हरित क्रांति और उसके क्या प्रभाव हैं। तो हरित क्रांति के बारे में लिखेंगे, इसकी थोड़ी सी परिभाषा। हरित क्रांति 1960 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति थी। तो नीति मतलब नियम, ऐसा एक नियम था, इसमें जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात कही जा रही थी। इसमें उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, अच्छी सिंचाई और तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया, जिसमें गेहूं और चावल सबसे मुख्य था। अब इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। तो सकारात्मक में यानी पॉजिटिव में क्या पड़ा, तो देखिए
अनाज उत्पादन में वृद्धि हो गया। सिंपल सी बात यह है कि जब यहाँ पे अच्छी खाद, अच्छी सिंचाई, अच्छी तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ा भी। यहाँ पे देखिए भारत खाद्यान्न उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बन गया, क्योंकि भारत खुद जो है उत्पादन कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने लगा। इसके बाद है कृषि में आधुनिकीकरण, यानी ट्रैक्टर, पंप, नई तकनीकी। आज के दिन में कृषि में बहुत सारे उपकरण आ चुके हैं, बहुत सारे तकनीकी आ चुकी है जिससे आसानी से खेती किया जा सकता है। अब इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, कुछ नेगेटिव भी पड़ा था। तो इसमें देखिए भूमि का क्षरण हुआ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक, कीटनाशक, मिट्टी का जो है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, जिससे मिट्टी जो थी उसकी गुणवत्ता खराब हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा है असमानता बढ़ी। असमानता मतलब ये कि केवल बड़े किसान को ही लाभ हुआ, छोटे किसान पिछड़ गए। जिनके पास अधिक संपत्ति थी, अधिक ज़मीनें थी, उन्होंने कृषि उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन जो छोटे किसान थे वो छोटे किसान उत्पादन को बढ़ा नहीं पाए और वो किसान में पिछड़ गए। ठीक है, इस प्रकार से इसका नकारात्मक पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 21 से। भारत पाकिस्तान के मध्य जो संघर्ष है उसके प्रमुख कारण के बारे में बताना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आने वाले हैं, तो चलिए फटाफट इनको भी शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष के प्रमुख कारण क्या हैं। तो पहला है कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करिए, आप इसका छोटा सा यहाँ पे फिगर बना सकते हैं, जिससे जो है एग्जामिनर का यहाँ पे ध्यान आकर्षित होगा, क्योंकि आप जो है यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से छोटा सा बना लीजिए। और जैसे यहाँ पे देखिए पोर्शन लद्दाख हो जाएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पंजाब, ठीक है, और ये राजस्थान हो जाएगा, और ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सीमा विवाद को लेकर हमेशा होता रहता, खासकर कश्मीर जो विवाद है उसको लेकर। तो देखिए इसमें 1947 से ही कश्मीर को जो लेकर है विवाद, दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। और यहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा कि जो है जो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो हिस्सा है ये वाला, इसे पीओके कहा जाता है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये सीमा जो लेकर विवाद हमेशा बना रहता है। ठीक है, आगे आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन भारत में हमले करते रहते हैं, जिससे सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है। इसके बाद सियाचिन और जल विवाद को लेकर रहता है हमेशा। तो सियाचिन ग्लेशियर और सिंधु जल समझौते को लेकर हमेशा विवाद होते रहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप महसूस करेंगे तो यहाँ पे इसका जो है इस प्रकार से पोर्शन समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर माना जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर और सिंधु जल समझौता, सिंधु जल जो जल समझौता है, इसमें ये है कि इस प्रकार से अगर बताएं आपको, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से जो है नदी यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से ऐसे पाकिस्तान में जाती है। तो यहाँ पे अगर भारत कोई बांध बनाता है नदी पर, तो जो है पाकिस्तान को जो है दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि उसको लगता है कि पानी भारत रोक रहा है। तो उस सिंधु जल समझौता के लेकर भी विवाद होते रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे राजनीतिक और ऐतिहासिक तनाव। विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच में अविश्वास बना हुआ है, और उसी कारण हमेशा मतभेद होते रहते हैं और हमेशा तनाव बना रहता है। ठीक है, अगला है भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में बताने हैं। तो बांग्लादेश का जो गठन होता है वो 1971 में होता है। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में मदद की थी। दोनों देशों के संबंध समानता अच्छे रहे हैं, लेकिन प्रवास अवैध प्रयास का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत में आके बस जाते हैं, तो ये अवैध प्रवास होता है। जल बंटवारा, जैसे गंगा और तीस्ता नदी का, सीमा सुरक्षा को जो है लेकर इसको भी विवाद होते रहते हैं। हालांकि व्यापार, संस्कृति सहयोग और रणनीतिक साझेदारी आपस में मजबूत हुई है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है पोर्शन देखने को मिलेगा। ये जो है यहाँ पे ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में यहाँ से एक नदी आती है तीस्ता नदी, यहाँ से नदी निकल कर आती है तीस्ता नदी। ठीक है, सिक्किम से निकल कर आती है यहाँ से तीस्ता नदी, और ये तीस्ता नदी जो है सिक्किम से बहते हुए इसके बाद बांग्लादेश में जाती है। तो ये भी जो है एक तरह से विवाद माना जाता है। और फिर यहाँ से आती है गंगा नदी, तो गंगा नदी भी जो है यहाँ से भी एक विवाद माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे तो आपको बेहतरीन नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। अगला है द्राविड़ आंदोलन। देखिए द्राविड़ जो
जो है ये सेंटेंस जो है दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, तो 20वीं सदी में दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और हिंदी के वर्चस्व के खिलाफ शुरू हुई थी ये द्राविड़ आंदोलन। पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने इसे नेतृत्व किया था और इसमें आत्मसम्मान आंदोलन और द्राविड़ काजम पार्टी का जो है गठन हुआ था। और इसके बाद जो है यहाँ पे एक सामाजिक न्याय, आरक्षण और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत बनाने के लिए सफल रहा। मतलब ये है कि अपने द्राविड़ आंदोलन जो थी ये ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और हिंदी के वर्चस्व के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया गया था। 20वीं सदी की बात है। ठीक है, आगे है शॉक थेरेपी क्या है, इसके प्रभाव के बारे में बताना है। तो शॉक थेरेपी सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व समाजवादी देशों में तेजी से पूंजीवादी सुधार हुआ और इसी नीति को जो है शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। मतलब यह है कि पहले लोग कहते थे कि हम समाजवादी होंगे, ठीक है, समाजवादी होंगे। फिर इसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो लोग पलट गए और कहें कि भैया अब हम क्या है, पूंजीवादी हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले एक बार जो है चोट दिए, ठीक, घाव दिए, ठीक है, फिर इसके बाद जो है बाद में मरहम लगा रहे हैं। मतलब पहले बार मार दिए फिर सॉरी बोल रहे हैं, तो वही शॉक थेरेपी पे नहीं, आघात देकर उपचार करना। ठीक है, ये पॉइंट इसमें आएगा। तो इसका प्रभाव देखिए, प्रभाव में लिखेंगे अर्थव्यवस्था अस्थिर हुई और बेरोजगारी बढ़ी। यानी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, अस्थिर हो गई और फिर इसके बाद बेरोजगारी बढ़ती चली गई। सरकारी उद्योगों की निजीकरण हुआ और जिससे असमानता भी बढ़ती चली गई। रूस और अन्य देशों में माफिया भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, जिससे इसके प्रभाव देखने को मिले। तो इस प्रकार से आप इसका प्रभाव यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता में 2 तर्क दीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनकी आवश्यकता के लिए 2 तर्क देना है। तो पहला देखिए, वैश्विक शांति सुरक्षा बनाने के लिए ये जो है आगे आते हैं। यानी जो यूएन है, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन संगठन युद्ध रोकने और संघर्ष सुलझाने का मदद करता है। तो ये संगठन इस प्रकार से काम करता है। ऐसे ही आर्थिक सहयोग के कुछ संगठन है, जैसे WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास में मदद करते हैं। WTO का मतलब विश्व व्यापार संगठन और IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको बोलते हैं, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, और विश्व बैंक ये है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितने भी होते हैं और जो विकास होते हैं उसमें मदद करते हैं ये सब। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। यानी विश्व राजनीति में पर्यावरण के लिए क्या चिंता है उसके बारे में बताना है। तो पहला है जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र स्थल जल का जो बढ़ रहा है उससे देशों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कैसे, देखिए सिंपल सी बात यह है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना। ठीक है, जो पृथ्वी पर ताप बढ़ रहा है, इस ताप से यानी गर्मी बढ़ने से क्या होगा, जितने भी ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर में बर्फ की जो चट्टानें हैं, ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेगा तो नदी में बाढ़ आएगा, नदी में क्या आएगा, बाढ़ आएगा, और बाढ़ का पानी फिर कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। जब समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो जितने भी सारे तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है, द्वीप वगैरह हैं, वो सबसे पहले डूबेंगे, और जो डूबेंगे तो देशों पे खतरा तो आएगा ही। यही पॉइंट इसमें बताना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग। जो प्राकृतिक संसाधन उनका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जैसे जंगलों की कटाई, पानी की कमी, जैव विविधता को नुकसान, पूरी दुनिया के सबसे बड़ा चिंता का विषय माना जाता है। इस प्रकार से पॉइंट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति पर जन आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो भारतीय जो राजनीति, इस पर जन आंदोलन, लोग जो आंदोलन करते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो पहला है नीति में बदलाव। जो नीति होती है, नीति का मतलब नियम, जो कानून होते हैं उनमें बदलाव के लिए लोग आंदोलन करते हैं। जन आंदोलनों से सरकार की कई जो है नई नीतियाँ बनानी पड़ी, जैसे RTI कानून, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, ये कानून बनाया गया। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र को मजबूत बनाना। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने राजनीतिक जो जवाबदेही है वो बढ़ाई है और सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह हो गई है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है न्याय और सामाजिक सुधार। इसका मतलब ये है दलित, महिला और पर्यावरण आंदोलन समाज में कई सारे सुधार लाए हैं, जिससे जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 पॉइंट ले सकते हैं। आगे है क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य और आसियान की सफलता के क्या कारण हैं। तो इसमें देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले ये लिखेंगे। तो पहला उद्देश्य इसमें यह है कि
व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, ये पहला उद्देश्य हो जाएगा। भाई एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो और आर्थिक सहयोग स्थापित हो, इसके लिए जो है इसकी स्थापना किया गया। नेक्स्ट है क्षेत्रीय शांति। क्षेत्रीय शांति का मतलब कि चारों तरफ जो अफरा तफरी होती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसको शांति बनाए रखने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए इसका जो है स्थापना किया जाता है। आगे है जो सदस्य देश होते हैं इनमें आर्थिक राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता बनाए रखना और अपने देशों की सुरक्षा करना, दूसरे देश को मदद करना, ये इसकी जो है मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, आगे इसमें आसियान की सफलता के कारण क्या है, तो उसमें देखिए व्यापार बढ़ाने में सफल रहा है आसियान। आसियान यानी फ्री ट्रेड एरिया, जिसे साफ्टा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थिरता बनाए रखने में मदद किया है। हालांकि चीन और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने में यह अभी भी संघर्ष कर रहा है। आसियान जो है एक संगठन है और इस संगठन के द्वारा जो उसमें आपसी जो देश आते हैं, जो सदस्य देश हैं, इनको मदद करना ये इनका सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में मिश्र अर्थव्यवस्था है, क्यों? ठीक है, जो भारत की मिश्र अर्थव्यवस्था है क्यों, उसके बारे में बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो पहला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आपस में मिलकर काम करते हैं तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों का समावेश ही मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। अब पहला हेडिंग बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे सरकार और निजी कंपनियां दोनों आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती हैं, तो इसे सरकारी और निजी क्षेत्र का समावेश कहा जाता है। समावेश का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, यानी एक तरफ निजी एक तरफ सार्वजनिक, यानी एक तरफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक तरफ गवर्नमेंट और एक तरफ प्राइवेट, दोनों मिलकर जब काम करती हैं तो उसे मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे है दूसरा पॉइंट, दूसरा है योजनाबद्ध विकास। योजनाबद्ध विकास का मतलब कि सरकारी पंचवर्षीय योजना के तहत आर्थिक नीतियां बनाती हैं और उसी के तहत जो है नए नए नियम आते हैं, फिर उसी के अनुसार काम करना होता है। नेक्स्ट है निजीकरण और उदारीकरण। निजीकरण का मतलब होता है कि प्राइवेट जो होता है, प्राइवेटकरण वो होता है, और उदारीकरण का मतलब होता है कि जो टैक्स वगैरह होते हैं, जो नीति होती है, उनको कम कर देना उदारीकरण कहलाता है। 1991 के बाद निजी क्षेत्रों को जो है बढ़ावा ज़्यादा मिला है। आगे है चौथा पॉइंट, सामाजिक कल्याण योजनाएं। सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बनाती है और जैसे मनरेगा का नाम आपने सुना होगा, इसे सिंपल भाषा में नरेगा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो कार्य हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, यानी युद्ध रोकने और संघर्ष करना, ये जो है संघर्ष समाधान में इसकी भूमिका निभाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काम करती है, पहला पॉइंट। दूसरा है शांति मिशन योजना। शांति मिशन योजना का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर शांति सैनिक भेजते हैं और जो है एक दूसरे देशों में जो है शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध का मतलब किसी देश पर आर्थिक राजनीतिक प्रतिबंध लगा सकती है ये, ठीक है, इसके द्वारा। नेक्स्ट है नए देशों की मान्यता। तो नए देशों को मान्यता कौन देता है, जैसे कोई नया देश बनता है उसे मान्यता कौन देता है, तो नए स्वतंत्र देशों को मान्यता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से नेक्स्ट देखने को मिलेगा। आइए फटाफट इनको भी आंसर देखते हैं। तो पहला यहाँ पे मतलब 31 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए थे। आपातकाल के बाद जो है क्या क्या परिवर्तन आए थे इसके बारे में बताना है। तो भारत में 25 जून 1945 को आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इसके बाद जो है शासन व्यवस्था में कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले थे। क्या क्या परिवर्तन हुआ था, तो पहला देखिए, पहला परिवर्तन नागरिक अधिकारों को निलंबन कर दिया गया था, यानी संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार का निलंबन कर दिया था, यानी जो मौलिक अधिकार, जो मानव के मूल कर्तव्य थे, जो अधिकार थे, उसको खत्म कर दिया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा है मीडिया सेंसरशिप। मीडिया सेंसरशिप का मतलब ये कि समाचार पत्रों और मीडिया पर सरकार का नियंत्रण बढ़ गया, यानी बिना सरकार की अनुमति के मीडिया या समाचार पत्र ऐसा कुछ छाप नहीं सकते थे जिससे कोई भी ऐसा उपद्रव उत्पन्न हो जाए। आगे है नेक्स्ट, न्यायपालिका पर नियंत्रण। अदालतों की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और न्यायपालिका जो है एक तरह से नियंत्रण कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चौथा, विपक्षी दल का दमन। विपक्षी दल का दमन का मतलब होता है कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया जिससे उनका दमन कर दिया गया, ठीक है, उनको छुपा दिया गया। आगे है
चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट, संविधान में संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में माध्यम से कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया और जो भी करेगी कार्यपालिका करेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की कौन सी बातें एक प्रभावी क्षेत्र संगठन बनाती हैं, इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यूरोपीय जो संघ होती हैं ये विश्व के सबसे प्रभाव क्षेत्रीय संगठन को माना जाता है। इसकी कई प्रभावशीलता को जो है पीछे कई कारण हैं। तो आइए देखते हैं कौन से कारण हैं। पहला है आर्थिक एकीकरण, यानी यूरो मुद्रा। यूरो मुद्रा का उपयोग और साझा बाजार की नीति। यूरो मुद्रा यूरोप में सबसे ज़्यादा जो मुद्रा प्रयोग की जाती है उसे आपका यूरो मुद्रा के नाम से जाना जाता है। और ये साझा बाजार का मतलब क्या होता है, एक देश दूसरे देश से जो बाजार करते हैं उसे साझा बाजार के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट इसमें राजनीतिक सहयोग। राजनीतिक सहयोग का मतलब ये है कि सदस्य देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समानता हो और जो भी जहाँ पे जैसे भी जिस प्रकार से देश हैं उनमें समानता उत्पन्न, ये सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। अगला है सामूहिक रक्षा। सामूहिक रक्षा का मतलब नाटो से जुड़ा और जो है साझा सुरक्षा नीतियाँ करना। नाटो का मतलब नाटो एक संगठन है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके तहत जो है बहुत सारे ऐसे जो सुरक्षा नीतियां हैं उसके तहत जो है काम की जाती हैं। आगे है नेक्स्ट, स्वतंत्रता आवाजाही। सेगन समझौते के तहत बिना वीज़ा की यात्रा सुविधा ये भी इसमें प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कानूनी संरचना, यानी साझा कानूनी ढांचे द्वारा विवादों को समाधान निपटाने के लिए इसकी जो है बात कही गई। आगे है नेक्स्ट है मूलवासी किसे कहा जाता है, भारत में इसकी स्थिति पर चर्चा कीजिए। मूलवासी किसे कहते हैं, मूलवासी यानी जो जहाँ के निवासी हैं वो मूल निवासी हैं। ठीक है, मूलवासी वे लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं, उन्हें मूलवासी कहा जाता है। उनकी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और परंपराएं होती हैं और इसी प्रकार से जिन क्षेत्रों में वो निवास करते हैं उनका वो मूल निवास होता है। भारत में अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या में देखा जाए तो भारत में अनुसूचित जनजातियां मूलवासी समुदाय के रूप में मानी जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास देखी गई है। बात करें दूसरे पॉइंट पर तो संरक्षण में बात करें इसमें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इन्हें विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। चुनौतियाँ, इनके लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं। क्या है, भूमि अधिकार की हानि, शिक्षा, स्वास्थ्य में पिछड़ापन और शोषण की समस्या। यानी जो ये लोग हैं यानी एसटी के जो लोग हैं यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं ये भूमि सुधारों यानी अभी भी उनके बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो हड़प लिए जाते हैं और शिक्षा स्वास्थ्य में पिछड़ेपन है, शोषण हमेशा होता रहता है। तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती उनके लिए मानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, इसका क्या परिणाम हुआ। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्वि का मतलब दो राष्ट्र, जैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया एक विचार था जिनके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र थे और ये अलग अलग देशों में रहना चाहते थे। तो यहाँ पे द्विराष्ट्र सिद्धांत जैसे भारत पाकिस्तान, तो यहाँ पे परिणाम में देखते हैं, परिणाम में यहाँ पे है कि भारत विभाजन जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का नाम दिया गया। सांप्रदायिक दंगे का मतलब कि लाखों लोग जो है विस्थापित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गए तो हजारों की हत्या हुई और कई सारे लोग जो है उसमें लापता भी हो गए। आगे है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राजनीतिक अस्थिरता, यानी भारत और पाकिस्तान की बीच शत्रुता के युद्ध भी हुए हैं और कई सारे युद्ध भी हुए हैं। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थायी स्थापना में बाधक क्या कारण है। तो सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी रूप से काम क्यों नहीं कर पाता है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे बड़ी वहाँ पे है सैन्य शक्ति यानी सेना शासन। सेना बार बार लोकतंत्र को अस्थिर करती रहती है जिससे वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित सही तरीके से नहीं हो पाता है। दूसरा है न्यायपालिका कमजोर भूमिका, जो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती जिससे लोकतंत्र वहाँ सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। आगे है धार्मिक कट्टरता का मतलब धार्मिक समूह राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। और राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो बार बार सरकार का गिरना, ये भी राजनीतिक अस्थिरता का नाम यहाँ पे आता है। भ्रष्टाचार, नेता और नौकरशाही में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, इसके कारण जो है लोकतंत्र सही तरीके से चल नहीं पाता है।
आगे है भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की सफलता के कारण के लिए क्या क्या आप यहाँ पे कारण बता सकते हैं। तो देखिए, हिंदुत्व की विचारधारा, बीजेपी जो है हिंदुत्व की विचारधारा बात करती है, बहुसंख्यक समाज को प्रभावित करती है। ठीक है। दूसरा है मजबूत नेतृत्व, यानी नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जो है इसमें सबसे बड़े चेहरे हैं जो जाने जाते हैं। आगे है नेक्स्ट है जो है संगठित कैडर बेस, आरएसएस और अन्य सहयोगी संगठनों का समर्थन ये सबसे बड़ा इसमें माना जाता है। नेक्स्ट अगला है आर्थिक नीतियाँ, मतलब कि उदारीकरण और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम, ये सब जो है इसके बेनिफिट हैं। अगला है राष्ट्रवाद, का मतलब कि पाकिस्तान विरोधी नीति और सैन्य कार्यवाही का समर्थन, ये भी इसमें कारण माना जाता है। ठीक है। आगे है भारत में देशी रियासतों को विलय पर जो है प्रक्रिया और बाधा, उसके बारे में बताना है। तो विलय की प्रक्रिया क्या थी, इसमें देखिए लिखेंगे विलय की प्रक्रिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन की भूमिका, 562 रियासतों को भारत में विलय करने की बात कही गई, उसमें विलय भी किया गया। ठीक है। आगे इसमें है इंस्ट्रूमेंट और एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन की बात करें तो अधिकतर रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में जो है अपना समझौता से अपना मिला लिए थे। अगला है यहाँ पे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर विशेष सैन्य राजनीतिक प्रयासों से इसमें विलय किया गया। कुछ अपने स्वेच्छा से मिल गए थे भारत में और कुछ जो है सैन्य शक्ति से मिलाए गए थे। बाधा में बात करें तो बाधा में देखिए राजाओं का विरोध इसमें था, कई रियासत शासक स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो अपना राजा जो थे वो अपना शासन करना चाहते थे। नेक्स्ट है धार्मिक सांप्रदायिक तनाव, कुछ रियासतों में धार्मिक और आधार पर समस्याएं की गई थी। कहने का मतलब ये है कि कुछ राजा मानते थे कि हमारा जो है साम्राज्य अपना हमारा है और हम अपना राजा हैं और हम ही इसका संचालन करेंगे। ठीक, इस प्रकार से वो मानते थे। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो कारण में देखिए यहाँ पे लिखेंगे, पहला है धार्मिक कट्टरता, मतलब चरमपंथी संगठनों का बढ़ता प्रभाव, यानी कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि हम इस धर्म के हैं तो हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो चरमपंथी संगठनों के बढ़ते प्रभाव से ये धार्मिक कट्टरता बढ़ती है। असमानता और बेरोजगारी यानी गरीबी, बेरोजगारी और गरीबी के कारण लोग जो है आतंकवाद से जुड़ते हैं और फिर इसके बाद जो है वो आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक राजनीति, वैश्विक राजनीति का मतलब देश को आपसी दुश्मनी आतंकवाद को बढ़ावा देती है, यानी लोग आपस में ही जब लड़ेंगे तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है डिजिटल आतंकवाद, आज की डेट में सोशल मीडिया इंटरनेट उपयोग करके कट्टर जो पंथ हैं वो फैलाने में जो है काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज की डेट में लोग आज सोशल मीडिया पे लोग जो है आपके पास फ़ोन आता है और उल्टा सीधा लोग बोलते हैं और पैसा मांगते हैं, तो ये डिजिटल जो है लोग आज की डेट में सोशल मीडिया के तहत जो है आतंकवाद फैला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय आपातकाल के कारण परिणामों की समीक्षा कीजिए, यानी राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसके क्या कारण थे, परिणाम क्या थे, इसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 40 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग के उद्देश्य और प्रमुख सिफारिशों के बारे में वर्णन कीजिए। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन कब आया था, इसको कमेंट करके बताइएगा। भाषा आधार पर राज्य का गठन किया गया, इसमें भाषा और संस्कृति समानता को ध्यान में रखा गया। दूसरा है प्रशासनिक सुविधा, बेहतर प्रशासन के लिए छोटे प्रभावी राज्य बनाना, ये इसमें जो है बात कही गई। प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो उसमें देखिए राज्य पुनर्गठन 1956 में जब लागू किया गया तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे जो भाषा के आधार पर थे। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया, इससे आंध्र प्रदेश पहला भाषा राज्य बना था। केंद्र और राज्य संबंधों को मजबूत करना, ये संघीय व्यवस्था को सशक्त बनाना, इसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो आपके लघु उत्तरीय फर्स्ट और सेकंड हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।